एक बार जरा कल्पना कीजिए, एग्जाम से ठीक एक रात पहले किसी छात्र के फोन पर एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज आता है। हाँ, एक अनजान नंबर से। बिल्कुल। और उस मैसेज में 150 पेज का हाथ से लिखा हुआ एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है। भेजने वाला दावा करता है कि ये कल होने वाली भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का असली क्वेश्चन पेपर है। और उसकी कीमत? कीमत तय की गई थी पूरे 5 लाख रुपए। बाप रे, 5 लाख? हाँ, मतलब सुनने में तो ये किसी सस्ते स्कैम जैसा लगता है ना। कोई क्यों यकीन करेगा। लेकिन सोचिए, अगर अगले दिन वही छात्र एग्जाम हॉल में बैठा हो और उस पीडीएफ के सवाल एकदम हूबहू असली पेपर में छपे हुए मिल जाएं, तो अचानक से वो 5 लाख की रकम कोई धोखा नहीं लगती? एग्जैक्टली वो अपना भविष्य खरीदने की एक पक्की डील लगने लगती है। और यही वो खौफनाक सच्चाई है जिसमें इस डीप डाइव के सोर्स मटेरियल के मुताबिक भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अंदर तक हिला के रख दिया। सही बात है। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि एग्जाम्स एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जी, जहाँ सिर्फ मेहनत और टैलेंट की जीत होती है। या लेकिन जब ऐसे पीडीएफ लगातार लाखों फोन्स पर वायरल होने लगते हैं ना, तो वो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत साफ संकेत है कि पूरी की पूरी व्यवस्था जी। जो भविष्य के डॉक्टर्स चुनने के लिए बनाई गई थी, जी, मेरा मतलब है वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। और हम यहाँ किसी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। सोर्स मटेरियल में जिस घटना का जिक्र है वो 3 मई 2026 की है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी की अहम परीक्षा, जिसमें लगभग 22,79,000 छात्र बैठे थे। राइट, 22 लाख से ज्यादा छात्र अपनी सालों की मेहनत दांव पर लगाकर। लेकिन बाहर एक अलग ही खेल चल रहा था। राजस्थान से लेकर देश के कई कोनों में ये खबर आग की तरह फैलने लगी कि पेपर लीक हो चुका है। और शुरुआत में तो इसको अफवाही माना गया था। हाँ, हमेशा की तरह। लेकिन जब इन दावों की जांच हुई तो 12 मई को एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास रच दिया। परीक्षा रद्द। और 21 जून को दोबारा एग्जाम करवाने का ऐलान हुआ। एनटीए के 13 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। और ये फैसला देखिए मजबूरी में लिया गया था, क्योंकि सबूत इतने पुख्ता थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जब उस वायरल गेस पेपर का असली क्वेश्चन पेपर से मिलान किया गया, वही हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ। हाँ वही, तो जो आंकड़े सामने आए वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी थे। वो आंकड़े सच में दिमाग सुनकर देते हैं। सोर्स मटेरियल में लिखा है कि उस पीडीएफ में कुल 410 सवाल थे, और जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन को देखा गया तो असली पेपर के ठीक 120 सवाल उन 410 सवालों में से एग्जैक्ट मैच कर गए। हूबहू वही सवाल। हूबहू। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, अगर कोई कोचिंग सेंटर सालों के एक्सपीरियंस से पैटर्न का अंदाजा लगाता है तो 5, 10 या चलो 15 सवाल मिलते जुलते आ सकते हैं। हाँ, नंबर्स थोड़े बदल जाते हैं। राइट, लेकिन 120 सवालों का अक्षरशः एक समान होना ये कोई गेस वर्क नहीं है। ये कोई तुक्का नहीं था। एक एनालिस्ट के तौर पर जब मैं इस एग्जैक्ट मैच को देखता हूं तो ये साफ बताता है कि सोर्स क्या था। देखिए, अगर कोई बाहर से हैकिंग करता या एग्जाम हॉल में पेपर खुलने के बाद फोटो खींचता तो शायद कुछ पन्ने ही बाहर आते। एग्जैक्टली। लेकिन 120 सवाल पहले से हाथ से लिखे होना यह साबित करता है कि जिसने भी ये किया है उसकी पहुंच एग्जाम के सबसे सुरक्षित और सेंसिटिव हिस्से तक थी। मतलब अंदर का ही आदमी। बिल्कुल, ये बाहर से की गई चोरी थी ही नहीं, ये अंदर के ही किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेंधमारी थी। और इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे दिलचस्प चीज इस प्रेजेंटेशन में सामने आई वो है इस ब्लैक मार्केट का इकोनॉमिक्स। हाँ, प्राइस फ्लक्चुएशन। हाँ, जब ये पीडीएफ पहली बार बाजार में आया तो इसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का दिन करीब आया ये पीडीएफ और ज्यादा सर्कुलेट होने लगा। डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ भी लग गया। आखिर तक आते आते कितनी हो गई थी? आखिरी घंटों तक आते आते इसकी कीमत गिरकर सिर्फ 30,000 रुपए रह गई। 30,000? हाँ, ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर टिकट की तरह था जिसकी कीमत दाल हर घंटे बदल रहे थे। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो सिंडिकेट या माफिया इस पेपर को बेच रहा था उनका आखिरी लक्ष्य सिर्फ कुछ अमीर छात्रों तक सीमित रहना नहीं था। जब उन्हें लगा कि पेपर तो बाहर आ ही चुका है तो उन्होंने आखिरी के कुछ घंटों में पैनिक सेलिंग शुरू कर दी कि भाई जो मिल रहा है ले लो। वही, जो 30,000 दे रहा है उसको भी बेच दो, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के बाद उस पीडीएफ की कीमत रद्दी के भाव भी नहीं रहने वाली थी। और यही वो लालच है जिसने इस लीक को एक लोकल चोरी से उठाकर एक राष्ट्रीय संकट बना दिया।
राइट। अब अगर ये चोरी इतने बड़े लेवल पर हुई तो सवाल ये उठता है कि इसका एपिसेंटर कहाँ था। अगर पेपर एक जगह से लीक हुआ तो वो एक ही टाइम पर अलग-अलग स्टेट्स में कैसे पहुंचा? ये बहुत अहम सवाल है। जब इस पूरे नेटवर्क और इसकी ज्योग्राफिकल रूट को सोर्स में डिकोड किया गया ना, तो कहानी किसी हाई प्रोफाइल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होकर राजस्थान के सीकर और फिर सीधा केरला तक। इस जियोग्राफिकल फैलाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि शिक्षा माफियाओं का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क कितनी बारीकी से काम करता है। इसका जो एपिसेंटर था, यानी जहां से पहली बार चोरी हुई, वो था नासिक। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, वहां की जिस प्रेस में पेपर छप रहे थे, वहीं से एक कॉपी बाहर निकाली गई। तो नासिक से पेपर बाहर आया और फिर सीधा पहुंचा पुणे, जहां पर बैठकर इसका सोल्यूशन तैयार किया गया। लेकिन इसके बाद का जो ट्रांजिट राउट बताया गया है वो थोड़ा हैरान करता है। पुणे से ये सीधा छात्रों तक नहीं गया, बल्कि इसको हरियाणा के गुरुग्राम भेजा गया। गुरुग्राम? हाँ, गुरुग्राम ही क्यों? क्योंकि देखिए, गुरुग्राम पूरे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा कमर्शियल और लॉजिस्टिक हब है। हर दिन लाखों पार्सल्स और कुरियर्स वहां से गुजरते हैं। तो ऐसे में एक एग्जाम पेपर या उसके डिजिटल डिवाइस को कुरियर के जरिए वहां से ऑपरेट करना सबसे सेफ होता है। भीड़ में छुपना आसान है। एग्जैक्टली। वहां से इस सिंडिकेट ने इसे पूरे नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बनाया। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा सेंटर बना राजस्थान का सिकर। अब सिकर में हजारों बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो वहां क्लाइंट्स ढूंढना सबसे आसान था उनके लिए। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत अजीब कनेक्शन उभर कर आया, केरला का। हाँ, वो मेडिकल स्टूडेंट वाला केस। राइट। केरला के एक MBBS स्टूडेंट ने सिकर में बैठे अपने पिता को ये PDF भेजा। मतलब एक पढ़ा लिखा मेडिकल स्टूडेंट जो खुद उस टफ सिस्टम से गुजर चुका है, वो अपने ही परिवार के लिए इस ब्लैक मार्केट का इस्तेमाल कर रहा था। एक केरला वाला जो एंगल है ना, ये इस पूरे केस का सबसे डार्क हिस्सा है। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ चंद अपराधियों तक सीमित नहीं रह गया है, वो सिस्टम के अंदर तक चला गया। हाँ, उस पढ़े लिखे वर्ग तक पहुंच चुका है जिसे हम समाज का भविष्य मानते हैं। जब एक मेडिकल छात्र खुद हुकाल बन जाए तो समझ लीजिए कि आम इंसान का भरोसा व्यवस्था पर से बिल्कुल उठ चुका है। तो इस पूरे जाल को तोड़ने के लिए एजेंसीज भी आगे आई। सबसे पहले राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG ने इस वायरल PDF को पकड़ा। उसके बाद बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एक और बड़ा खुलासा किया। बिहार EOU ने वहां पर क्या पकड़ा था? उन्होंने बिहार में इनके जो कुख्यात सॉल्वर गैंग्स थे और उनके सेफ हाउस नेटवर्क थे, हाँ। उनका पर्दाफाश किया। अब ये सेफ हाउस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे? ये एग्जैक्टली क्या करते थे वहां? देखिए, सेफ हाउस सुनने में लगता है कोई बहुत आलीशान बंकर होगा, पर ऐसा नहीं है। ये शहर से दूर किराए के आम मकान या हॉस्टल्स होते हैं। सिंडिकेट क्या करता है कि एग्जाम से एक रात पहले जिन छात्रों ने पैसे दिए हैं उन्हें इन सेफ हाउसेस में ले आता है। अच्छा, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, और सबसे पहले उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं, ताकि पेपर आगे फॉरवर्ड ना हो सके। एग्जैक्टली, आगे लीक ना हो। और फिर पूरी रात उन बच्चों को वही लीक हुआ पेपर रटवाया जाता है और सुबह उन्हें सीधा एग्जाम सेंटर पर ड्रॉप कर दिया जाता है। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट तरीके से चलने वाला ऑपरेशन है। एक पूरे सप्लाई चेन बनी हुई है। लेकिन हर ऑपरेशन का देखिए एक मास्टरमाइंड तो होता ही है। 12 मई को जब CBI ने इसकी मेन जांच शुरू की, तो जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया, मतलब उसका नाम सुनकर हर कोई सुन रह गया। PV कुलकर्णी। हाँ, PV कुलकर्णी, पुणे का एक केमिस्ट्री लेक्चरर। और सबसे खौफनाक बात सोर्स में ये बताई गई है कि ये व्यक्ति NTA के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खुद उस परीक्षा प्रक्रिया का ऑफिशियल हिस्सा था। इसी इंसान को पुणे से गिरफ्तार किया गया। इस एक अरेस्ट ने ना पूरी नैरेटिव ही बदल दी थी। वही तो, मुझे यहाँ एक बात समझनी है। अगर NTA ने जिस व्यक्ति को सिस्टम की रखवाली करने के लिए रखा है, उसकी प्योरिटी बनाए रखने के लिए, अगर वही इंसान मास्टरमाइंड निकल जाए, तो फिर बाहर कितने भी बड़े ताले लगा लो, उसका क्या फायदा? सही बात है। ये तो बिल्कुल वही बात होगी ना कि बैंक के जिस कर्मचारी को सिक्योरिटी कैमरा लगाने का ठेका दिया गया, वही रात को आकर तिजोरी साफ कर रहा है। बाद ही खेत को खा रही है। एग्जैक्टली। रक्षक ही भक्षक बन गया। आपकी बैंक वाली उपमा बिल्कुल ठीक है। PV कुलकर्णी का पकड़ा जाना ये प्रूफ करता है कि खतरा बाहर से था ही नहीं। जब हम नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लेकर गुरुग्राम का लॉजिस्टिक्स और पुणे के NTA रिप्रेजेंटेटिव तक इस पूरी चेन को देखते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। क्या? ये अब कोई लोकल चीटिंग
या पर्ची से नकल मारने वाला अपराध नहीं बचा। ये एक बहुत ही एडवांस्ड, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल क्राइम बन चुका है। अपराधियों को पता है कि सिस्टम की बाहरी दीवारें बहुत ऊंची हैं। तो उन्होंने दीवार फाड़ने के बजाय अंदर के लोगों को ही खरीद लिया। बिल्कुल, दरवाजा अंदर से खुलवा लिया। अब जब हम इस लेवल के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि क्या ये बीमारी रातों रात पैदा हो गई या इसका कोई लंबा इतिहास है। हिस्ट्री तो है इसकी। हाँ, जब सोर्स मटेरियल में पिछले कुछ सालों के बड़े पेपर लीक्स को कंपेयर किया गया तो एक बहुत ही डराने वाला पैटर्न नजर आया। ये सिर्फ क्राइम का रिपीट होना नहीं है, ये क्राइम का एवोल्यूशन है। और इस एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि कैसे इन एजुकेशन माफियाज ने टाइम के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। तो सबसे पहले चलते हैं 2013 में मध्य प्रदेश का वो बहुत ही फेमस व्यापम स्कैम। हाँ, व्यापम। उसमें करीब 32 लाख छात्र अफेक्ट हुए थे। उस टाइम अपराध का तरीका बड़ा फिजिकल था। सिस्टमैटिक करप्शन के जरिए असली कैंडिडेट की जगह डमी या फर्जी छात्रों को एग्जाम देने बिठाया जाता था, जो कि बहुत रिस्की काम था, क्योंकि किसी और की शक्ल बनाकर या फेक आईडी बनाकर एग्जाम हॉल में बैठना इतना आसान नहीं होता। पकड़े जाने का डर हमेशा रहता है। राइट। फिर वहां से एक लंबी छलांग लगाते हैं और आते हैं 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। उसमें तो लगभग 48 लाख छात्र थे। 48 लाख। और यहाँ तरीका पूरी तरह बदल गया। डमी छात्रों की जगह पेपर सीधा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। क्योंकि देखिए 2024 तक आते आते स्मार्टफोन और इंटरनेट लगभग हर गांव, हर कस्बे तक पहुंच चुके थे। माफियाज को समझ आ गया था कि डमी भेजकर रिस्क लेने से बेहतर है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को अपना हथियार बना लो। लेकिन 2024 में ही एक और ऐसी घटना हुई जिसने सच में चौंका दिया। यूजीसी नेट की परीक्षा, जो एक नेशनल लेवल का एग्जाम था जिसमें 9 लाख छात्र बैठने वाले थे, उस एग्जाम को अचानक रद्द करना पड़ा। क्योंकि वहां पेपर डार्क वेब के जरिए लीक हो गया था। कर 2024 के इनविजिबल डार्क वेब तक का सफर। और फिर आखिर में आता है 2026 का अपना नीट यूजी, जहां उन्होंने ठीक नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर निकाल लिया और उसका पीडीएफ बना दिया। ये तो लग रहा है जैसे उनका पूरा R&D डिपार्टमेंट चल रहा हो, एक टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक अपग्रेडेशन। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा इस पॉइंट को। ये एक तरह से ना कभी खत्म ना होने वाला कैट एंड माउस गेम बन गया है, बिल्ले और चूहे की दौड़। हाँ, जैसे जैसे एजेंसीज खुद को अपग्रेड करती हैं, जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लगाना या आधार लिंक करना ताकि डमी छात्र अंदर ना जा सकें, वैसे वैसे ये सिंडिकेट अपना तरीका बदल लेते हैं। अगर सेंटर सेफ हो गया तो पेपर वहां से चुराओ जहां वो छप रहा है। एग्जैक्टली। जब एग्जाम हॉल टाइट हो गया तो वो प्रिंटिंग प्रेस पर चले गए। डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ती है तो वो प्रेस के एम्प्लॉयज को रिश्वत देकर खरीद लेते हैं, ह्यूमन एलिमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब ये सिंडिकेट इतना स्मार्ट हो गया है और इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती ना। इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ने के लिए सोर्स में कुछ बड़े लीगल स्टेप्स का जिक्र है। 2024 में एक नया और बहुत ही सख्त कानून लाया गया। हाँ, एंटी पेपर लीक लॉ, जिसका पूरा नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, और 21 जून 2024 से ये देश भर में लागू हो चुका है। इस कानून को आप भारत के एग्जाम हिस्ट्री का सबसे कड़े कदमों में से एक मान सकते हैं। ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और एनटीए जैसी सारी नेशनल एग्जाम्स को कवर करता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसने परीक्षा में धांधली को एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल अपराध घोषित कर दिया है। एक मिनट में यहाँ आपको थोड़ा रोकूंगी। ये जो टर्म है कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध, इसका असल में ग्राउंड लेवल पर क्या मतलब होता है आम भाषा में? देखिए, बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो नॉर्मली पुलिस को किसी के घर पर छापामारी करने या अरेस्ट करने के लिए पहले कोर्ट से वारंट लाना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। बिल्कुल। लेकिन कॉग्निजेबल होने का मतलब है कि अगर पुलिस को सिर्फ भनक भी लग जाए कि फलां जगह पर पेपर लीक का कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो उन्हें किसी जज या कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना है। वो सीधे एक्शन ले सकते हैं। हाँ, वो सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर जा सकते हैं और गिरफ्तारी कर सकते हैं। इससे एजेंसीज को तेजी से एक्शन लेने की ताकत मिलती है ताकि अपराधियों को सबूत मिटाने का टाइम ही ना मिले। सही है। और इस नए कानून में सजा के क्या प्रोविजंस हैं? अगर कोई व्यक्ति
अकेले इस काम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का फाइन। और अगर बड़ा गैंग हो तो? अगर ये प्रूव हो जाए कि ये कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट या बड़ा गिरोह है तो सजा बेहद सख्त है, 5 से 10 साल तक की नॉन बेलेबल जेल और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन। अच्छा, अब यहाँ आकर ना मेरा एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। ये कानून सुनने में बहुत भारी लगता है, 1 करोड़ का फाइन, लेकिन जरा बेसिक मैथ लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये सिंडिकेट एक बच्चे को गेस्ट पेपर 5 लाख में बेच रहे थे। हाँ, अगर वो सिर्फ 20 छात्रों को वो पीडीएफ बेच देते हैं तो उनका 1 करोड़ तो वहीं बन गया। सही कैलकुलेट किया आपने। तो जो गिरोह हजारों बच्चों से ऐसे करोड़ों अरबों रुपया छाप रहा है, क्या उसको सच में 1 करोड़ का फाइन डरा पाएगा? क्या उनके लिए ये क्राइम के प्रॉफिट के आगे बस एक छोटा सा बिजनेस रिस्क बनकर नहीं रह जाएगा? अगर आप सिर्फ उस फाइन के अमाउंट को देखेंगे तो आपका पॉइंट 100% सही है। 1 करोड़ इन माफियाज के लिए चिल्लर है, लेकिन इस कानून के जो असली दांत है ना, वो सिर्फ फाइन में नहीं है, वो 2 और चीजों में छुपे हैं। वो क्या है? पहला, 10 साल की नॉन बेलेबल जेल। देखिए, जब किसी गैंग का मास्टरमाइंड अंदर चला जाता है और उसको सालों तक बेल ही नहीं मिलती तो उसका पूरा नेटवर्क ऑटोमेटिकली बिखर जाता है। राइट, लीडरशिप खत्म। और दूसरा और सबसे घातक हथियार है प्रॉपर्टी की जब्ती। जब सरकार इन सिंडिकेट से जुड़े लोगों के घर, जमीनें, बैंक अकाउंट्स, लग्जरी गाड़ियां सब जब्त कर लेती है तो उनकी इकोनॉमिक बैकबोन टूट जाती है। मतलब पैसा ही नहीं बचा। एग्जैक्टली। आप 1 करोड़ का फाइन भर सकते हैं, लेकिन जब आपका पूरा साम्राज्य ही सरकार नीलाम कर दे तो नए सिरे से खड़ा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। यानी टारगेट उनको सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम को तबाह करना है। ये काफी पावरफुल है। बिल्कुल। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ डंडे के जोर पर सिस्टम नहीं ठीक हो सकता, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस जरूरी हैं। और इसी के लिए सरकार ने एक हाई लेवल के राधाकृष्णन कमेटी बनाई। इस कमेटी ने एनटीए में कुछ बहुत ही क्रांतिकारी बदलावों की सिफारिश की है। तो इस कमेटी का जो मेन टारगेट है वो उस ह्यूमन इंटरफेस या इंसानी दखल को कम करना है, जिसका फायदा उठाकर पेपर्स चोरी होते हैं। इसमें सोर्स में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज मेंशन की गई हैं। सबसे पहली तो है जियो टैगिंग। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ा आम सा एग्जाम्पल याद आया। जैसे हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो हम ऐप पर उस डिलीवरी बॉय की लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं। हाँ, मैप पर दिखता रहता है। राइट। और अगर वो डिलीवरी वाला अपने रास्ते से हटकर किसी अनजान जगह पर 20 मिनट के लिए रुक जाए तो हमें तुरंत शक हो जाता है कि भाई खाना जूठा तो नहीं कर रहा। ये जियो टैगिंग ठीक यही काम क्वेश्चन पेपर्स के ट्रंक्स के लिए करेगी, है ना? ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया आपने। जब एग्जाम के पेपर आगे से ट्रंक्स या बक्सों में भरकर प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर्स तक जाएंगे तो हर बक्से में एक डिजिटल चिप या ट्रैकर लगा होगा। ट्रैक करने के लिए? हाँ, वो बक्सा किस रास्ते से जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, कितनी देर रुका, ये सब कंट्रोल रूम से लाइव ट्रैक होगा। अगर कोई बक्सा अपने राउट से भटकता है या बीच रास्ते में उसको खोलने की कोशिश की जाती है तो सिस्टम में तुरंत अलार्म बज जाएगा। वाओ। और इसके साथ ही सेंटर्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी कैमरास लगाने का प्रपोजल भी है, जो एग्जाम के दौरान किसी भी सस्पिशियस हरकत को तुरंत पकड़ लेंगे। अरे, और जो सेंटर या प्रेस इसमें शामिल पाए गए उन्हें परमानेंटली ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सही कदम है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैसला निकल कर आया है वो आगे आने वाले सालों के लिए है। ओके। 2027 से नीट को पूरी तरह से ऑनलाइन यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। सीबीटी का मतलब है कि अब कोई फिजिकल कागज नहीं होगा, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी और पेपर भरे हुए ट्रंक्स भी नहीं होंगे। सीधा कंप्यूटर पर पेपर। हाँ, छात्र सेंटर आएंगे, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और उसी वक्त में सर्वर से सवाल सीधा उनकी स्क्रीन पर पॉपअप होंगे। इससे नासिक जैसी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी होने का जो प्राइमरी रिस्क था वो हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव सेशन को समेटें तो कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं। पहली ये कि 2026 के नीट ने हमारी इस मेगा एग्जाम सिस्टम की ऐसी खामियों को कंप्लीटली बेनकाब कर दिया है जिन्हें शायद हम सालों से इग्नोर कर रहे थे। बिल्कुल। दूसरी अहम बात ये कि ये अब बस यहाँ वहाँ पर्ची पास करने वाला लोकल खेल नहीं रहा। ये नासिक से केरला तक फैला एक एडवांस्ड मल्टी स्टेट डिजिटल क्राइम नेटवर्क बन चुका है, जिसकी अपनी अलग इकोनॉमी है। हाँ,
और तीसरी बात, ये नया 2024 का कानून, प्रॉपर्टी जब्त करने का डर, जियो टैगिंग, AI और CBT जैसी चीज़ें इस टूटे हुए सिस्टम में वापस से बच्चों का भरोसा जगाने की एक बहुत ही सीरियस कोशिश है। और ये रिफॉर्म सिर्फ ज़रूरी ही नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों के मेंटल हेल्थ और फ्यूचर के लिए एक उम्मीद की किरण भी है, जो बिना अपनी किसी गलती के इस टूटे हुए सिस्टम की कीमत चुकाते हैं। सही बात है, लेकिन हम देखिए इन सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स और नए रूल्स को देखते हुए ना मेरे दिमाग में एक अजीब सी उलझन और एक नया ख्याल आ रहा है, जिसके साथ मैं इस डिस्कशन को यहीं छोड़ना चाहूँगी। बताइए। सोचिए, 2026 में राधाकृष्णन कमेटी ने देखा कि भाई पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है, तो उन्होंने फिजिकल पेपर को हटाकर 2027 से सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT करने का फैसला लिया, ताकि पेपर का कोई फिजिकल वजूद ही ना रहे। हाँ, फिजिकल चोरी रोकने का सबसे लॉजिकल स्टेप वही है। लॉजिकल तो है, लेकिन जरा 2024 के उस UGC नेट वाले केस को वापस याद कीजिए। वो परीक्षा भी तो कैंसिल हुई थी क्योंकि उसका पेपर डार्क वेब के जरिए हैक कर लिया गया था। अब जब हम 2027 में पूरी तरह से सेंट्रल सर्वर्स, AI कैमरास और जियो टैगिंग चिप्स पर डिपेंड हो जाएंगे, तो क्या हम सच में इन अपराधियों को रोक रहे हैं या हम सिर्फ उनका खेल का मैदान बदल रहे हैं? मतलब नए तरीके। वही तो, जब दरवाजे पर लगा ताला पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, तो क्या ये हाईटेक सॉल्वर गैंग्स फिजिकल प्रिंटिंग प्रेस के बाहर रिश्वत देने के बजाय अब सीधा उस मेन सर्वर को या उन जियो टैगिंग सॉफ्टवेयर्स को ही हैक करने की रेस में नहीं लग जाएंगे? क्या हमारी ये नई टेक इन हाईली फंडेड डिजिटल सिंडिकेट से सच में एक कदम आगे रह पाएगी, या हम सिर्फ एक और नए तरीके के सिस्टम क्रैश का इंतजार कर रहे हैं?